मीराबाई और उनकी बहू प्रिया एक छोटे से शहर की गली में रहती थी। मीराबाई 60 वर्ष की, अपने जमाने के कायदे कानून और रसोई के पारंपरिक तरीकों पर बहुत जोर देती थी। वहीं 30 वर्ष की प्रिया एक कामकाजी महिला थी, जिसके लिए समय की बचत और ऑनलाइन व्यंजनों के नए नए प्रयोग महत्वपूर्ण थे। दोनों का प्रेम अटूट था, पर रसोई ही उनके बीच का युद्ध क्षेत्र था। एक दिन घर पर एक बड़ी दावत थी। प्रिया ने इंटरनेट से एक नई, झटपट बनने वाली चीजी पनीर करी की रेसिपी निकाली। मीराबाई ने जब प्रिया को पनीर के टुकड़ों को चीज स्लाइस के साथ मैरिनेट करते देखा तो उनका माथा ठनका। अरे प्रिया, ये क्या कर रही है? पनीर में चीज कौन डालता है? ये कैसी विदेशी चीजें घुसा रही है हमारी रसोई में? माँ जी, ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। ये सिर्फ 15 मिनट में बन जाती है और इसका स्वाद एकदम यूनिक होता है। आप एक बार चक्कर देखिए। क्या बात करती है? हमारी पारंपरिक मलाई पनीर की बात ही और है। उसे बनाने में भले ही 1 घंटा लगता हो, पर उसका स्वाद आत्मा को तृप्त करता है। ये क्या चीजी वीजी लगा रखा है? ये महंगी चीजें डालने से खाना स्वादिष्ट नहीं हो जाता बहू। स्वाद आता है धीमी आंच और सच्चे मन से पकाने में। माँ जी, मेरा मन भी सच्चा है, बस मेरी आंच थोड़ी तेज है। और ये मलाई पनीर का जमाना नहीं, ये क्विक सर्व का जमाना है। मुझे ऑफिस भी जाना होता है। आप देखिए, दावत में सबको ये पसंद आएगी। शाम को मेहमान आए। प्रिया ने अपनी चीजी पनीर करी परोसी और मीराबाई ने पारंपरिक आलू दम बनाया। दावत खत्म हुई तो मेहमानों के बीच चर्चा छिड़ गई। एक रिश्तेदार ने कहा, प्रिया का पनीर तो बहुत बढ़िया था, बिल्कुल नया स्वाद, एकदम मक्खन जैसा। हाँ, पर मीरा भाभी के आलू दम की बात ही अलग है। उसमें जो दादी नानी वाला स्वाद है, वो आजकल कहाँ मिलता है। दोनों के व्यंजन की खूब तारीफ हुई। रात को जब सब शांत हुआ तो मीराबाई और प्रिया रसोई में बर्तन समेट रहे थे। देखा, मेरा आलू दम भी किसी से कम नहीं था। सबने उसकी भी तारीफ की। अब बताओ, किसे फर्स्ट प्राइज मिला? माँ जी, हमें कोई प्राइज नहीं चाहिए। आज मुझे एक बात समझ आई। आपकी मलाई पनीर और मेरी चीजी पनीर दोनों ही जबरदस्त थीं। इसका मतलब है, स्वाद के लिए पारंपरिक तरीके भी जरूरी हैं और समय के साथ बदलाव भी। सही कहा बहू। मैं भी अब मानती हूँ कि हर चीज में समय नहीं लगाया जा सकता। कल से तुम मुझे चीजी पनीर की रेसिपी सिखाओ और मैं तुम्हें अपने खास अचार के मसालों का रहस्य बताऊंगी। जरूर माँ जी, यही तो हमारी रसोई की सबसे बड़ी खूबसूरती है। 2 पीढ़ियों का स्वाद एक साथ। उस दिन के बाद उनकी रसोई महज एक जगह नहीं रही, बल्कि 2 पीढ़ियों के परंपरा और प्रयोग का संगम बन गई। मीराबाई और प्रिया ने एक दूसरे के तरीकों से सीखा और उनके घर का खाना और उनका रिश्ता दोनों ही पहले से ज्यादा स्वादिष्ट और मजबूत हो गए। हाईटेक शहर में रहने वाली सुधा जी सास को पुराने रीति रिवाज बहुत पसंद थे। उनके घर में हर चीज पुरानी और व्यवस्थित थी। उनके बेटे अर्जुन की शादी आराध्या से हुई, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। आराध्या के आते ही घर का माहौल थोड़ा बदल गया। जहां सुधा जी हाथ से मसाले पीसने में विश्वास रखती थीं, वहीं आराध्या घर के सारे काम स्मार्ट गैजेट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से करती थी। सुधा जी को यह सब टेक्नोलॉजी का नाटक लगता था। वह हमेशा चुपचाप देखती रहती थीं, कोई संवाद नहीं करती थीं, बस अपने पुराने तरीके से काम करती रहती थीं। एक दिन सुधा जी के पुराने गांव की एक महत्वपूर्ण पारिवारिक रस्म के लिए उन्हें अचानक कुछ जरूरी कागजात और एक बहुत पुरानी हाथ से बुनी शॉल गांव भिजवानी थी। लेकिन वे भूल गईं कि उन्होंने वो सामान कहां रखा था। पूरा घर उलट पलट हो गया। सुधा जी बहुत तनाव में थीं, क्योंकि शॉल उनके लिए बहुत भावनात्मक थी। तभी आराध्या ने एक गहरी सांस ली और शांत होकर अपने वर्चुअल होम असिस्टेंट जैसे एलेक्सा या गूगल होम को आवाज दी। हो में आई पिछले 3 दिनों में माँ जी के हाथ में रही उन सभी चीजों की लिस्ट दिखाओ जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है, जिन्हें उन्होंने आखिरी बार सुरक्षित रखने की बात कही हो। AI ने तुरंत कुछ वीडियो फुटेज और आवाज के रिकॉर्ड दिखाए। फुटेज में दिखा कि सुधा जी शॉल को एक पुराने संदूक के नीचे रखते हुए कह रही हैं, इसे सुरक्षित रख रही हूँ, कोई छू ना पाए। और कागजातों को एक पुरानी डिक्शनरी के अंदर रखते हुए। यह देखकर सुधा जी हैरान रह गईं। वह भागीं और उसी संदूक के नीचे से शॉल और डिक्शनरी से कागजात निकाल लिए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ
कि उनकी बहू की फालतू टेक्नोलॉजी ने उनका इतना बड़ा काम मिनटों में कर दिया। सामान मिलने पर सुधा जी ने पहली बार बिना किसी शिकायत के आराध्या की तरफ देखा। उनकी आंखों में प्रशंसा थी। आराध्या ने सिर झुकाकर एक विनम्र मुस्कान दी और तुरंत अपने फोन से एक ड्रोन डिलीवरी बुक कर दी ताकि सामान समय पर गांव पहुंच जाए। सुधा जी समझ गईं कि समय के साथ चलना कितना जरूरी है और तकनीक सिर्फ नाटक नहीं बल्कि जीवन को आसान बनाने वाला एक नया साथी भी है। ये कहानी है विभा और आहाना की। विभा एक सख्त परंपरावादी सास और आहाना एक मॉडर्न आर्टिस्ट बहू। विभा का घर, जिसे वो स्वर्ग मानती थी, एक आलीशान हवेली थी जिसका कोना कोना पुरानी यादों से भरा था। आहाना के लिए वो घर एक विशाल कैनवस था जिस पर वो रंग भरने को बेचैन थी। विभा के बाद दोनों के बीच एक अनकहा युद्ध छिड़ गया। विभा को हर बात पर आहाना की आजादी खटकती थी। उसके खुले बाल, उसका घर में पेंटिंग का सामान फैलाना, उसका पुरानी चीजों को बदलकर नया लुक देना। विभा हमेशा टोकती, बहू, ये घर मेरी 40 साल की यादें हैं, इसे म्यूजियम मत बनाओ। आहाना को लगता था कि उसकी सास अपनी पुरानी दुनिया से बाहर निकलना ही नहीं चाहती। वो चाहती थी कि घर में कुछ नयापन हो, कुछ जीवन हो। एक दिन उसने पुरानी भारी भरकम पर्दों को हटाकर हल्के हवादार पर्दे लगा दिए। ये देखकर विभा का पारा चढ़ गया। ये क्या किया तुमने? ये पर्दे मेरी दादी की पसंद थे और ये नए पर्दे मेरी जिंदगी हैं। माँ जी, तुम्हारी जिंदगी? मेरी जिंदगी कहाँ है इस घर में? उस रात तनाव इतना बढ़ गया कि आहाना ने अपने पति आर्यन से कहा कि वो अब और नहीं रह सकती। आर्यन अपनी माँ और पत्नी के बीच फंसा हुआ था। अगले दिन सुबह आहाना ने देखा कि विभा उदास होकर पुराने ड्राइंग रूम में बैठी हैं, जहां उनकी शादी की एक धुंधली तस्वीर रखी थी। आहाना उनके पास गई। माँ जी, क्या हुआ? ये तस्वीर मेरी माँ ने मुझे दी थी। इस घर में मेरी माँ की खुशबू है। तुम्हारे नएपन में ये सब मिट जाएगा। आहाना ने तस्वीर को ध्यान से देखा। साड़ी के रंग, गहनों का डिजाइन, बैकग्राउंड के फर्नीचर। अचानक आहाना के चेहरे पर एक चमक आई। माँ जी, मुझे लगता है कि मैं आपकी स्मृति को एक नया जीवन दे सकती हूँ। फिर आहाना ने एक अनूठा प्रोजेक्ट शुरू किया। उसने घर के हर कोने को, जहाँ उसकी सास की कोई खास याद जुड़ी थी, उसे स्मृति का कोना बनाना शुरू किया। पहला कोना, ड्राइंग रूम में, उसने विभा की पुरानी शादी की साड़ी के बॉर्डर से एक वॉल हैंगिंग बनाई और उसके बीचों बीच धुंधली तस्वीर को एक नए फ्रेम में लगाया। दूसरा कोना, रसोई में, उसने पुरानी चीनी मिट्टी के बर्तनों को फेंकने के बजाय उन्हें रंगीन पेंट से सजाकर एक डिस्प्ले शेल्फ में रखा और नीचे एक नेम प्लेट लगाई। माँ जी के हाथ का स्वाद। तीसरा कोना, बरामदे में, जहाँ विभा के बचपन की झूला लगा रहता था, उसने एक बड़ी सी पेंटिंग बनाई। एक पुरानी भव्य हवेली, विभा का घर, को नए चमकीले रंगों से बुना गया था, लेकिन उसकी नींव पुरानी ही रखी गई थी। जब विभा ने इन कोनों को देखा तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। ये नया लुक नहीं था, ये उनकी पुरानी यादों का पुनर्जन्म था। बहू, तुमने मेरी यादों को मिटाया नहीं, बल्कि उन्हें अमर कर दिया। मुझे लगा कि मैं सब खो रही हूं, पर तुमने साबित किया कि नया हमेशा पुराने का दुश्मन नहीं होता, वो उसका सबसे सुंदर साथी हो सकता है। माँ जी, पुरानी चीजों में ही सबसे ज्यादा खूबसूरती होती है। बस उसे देखने के लिए नजर को थोड़ा सा आर्टिस्टिक बनाना पड़ता है। प्रियंका की शादी को 1 महीना हुआ था। सुबह 6 बजे शारदा देवी हमेशा की तरह चाय बना चुकी थी, लेकिन प्रियंका देर से उठी। हमारे घर में सूरज से पहले बहुएं उठती हैं। शारदा ने चाय में शक्कर डालते हुए कहा। प्रियंका ने हल्के से जवाब दिया। मैं रात को 12 बजे तक कपड़े प्रेस कर रही थी। हमारे समय में सब संभाल लेते थे। धीरे धीरे प्रियंका को लगने लगा कि वो इस घर में बहू है, बेटी नहीं। एक दिन प्रियंका ने देखा कि मोहल्ले में कुछ लोग शारदा को देखकर हंसते हैं। कुछ पुराने पड़ोसी बातें बनाते हैं
बड़ी बात बात पर गुस्सा होती हैं शारदा, इसलिए बहू से नहीं पटेगी। प्रियंका ने घर आकर पूछ ही लिया। लोग आपसे डरते क्यों हैं? क्योंकि मैंने अपना पति खोया, फिर दुकान खोई, फिर इज्जत बचाने के लिए अपनी जबान तेज कर ली। प्रियंका पहली बार समझी सख्त दिखने वाली सास के पीछे टूटी हुई औरत छुपी थी। प्रियंका ने सोचा वो सास का दिल जीत लेगी। उसने घर की साफ सफाई की, शारदा की पसंद की सब्जी बनाई और यहाँ तक कि पुरानी सिलाई मशीन भी निकलवा ली। एक शाम शारदा अचानक बोली, बहू, जो तू करती है ना, वो दिखावा लगता है। असली अपनापन चुपचाप होता है। उसने बिना कुछ कहे काम करना जारी रखा, ना कुछ कहे काम करना जारी रखा। उसी रात जब बिजली चली गई, शारदा को चक्कर आ गया। प्रियंका ने बिना देर किए उन्हें गोद में उठाकर बाहर हवा में बैठाया और करा की घरेलू नुस्खे से उनका ब्लड प्रेशर संभाला। शारदा ने सिर्फ इतना कहा, तू समझदार है, बोलती कम है करती ज्यादा। उसी मोहल्ले में एक नया किराएदार आया था, हरीश, एक सरकारी अफसर। कुछ दिनों बाद पता चला कि वो वही व्यक्ति है जिसने सालों पहले शारदा की दुकान का गलत लोन पेपर साइन करवाकर उनकी दुकान हथियाई थी। शारदा का चेहरा फिर तनाव में आ गया। वो चाहती थी कि राहुल कुछ कहे, लेकिन राहुल ने कहा, मां, पुलिस में जाना ठीक नहीं, मामला पुराना है। प्रियंका चुपचाप उस रात हरीश की पत्नी से बात करने गई और सबूत दिखाकर समझाया कि हरीश ने शारदा को धोखा दिया था। हरीश की पत्नी ने अगली सुबह माफी मांगी और हरीश ने वो दुकान वापस शारदा के नाम कर दी। शारदा को जब पता चला कि प्रियंका ने ये सब किया, उन्होंने पहली बार प्रियंका के माथे पर हाथ रखा और कहा, तू सिर्फ बहू नहीं, मेरी छांव है। अब शारदा और प्रियंका साथ बैठकर कढ़ाई और बुनाई के ऑर्डर लेने लगी। छोटे शहर में उनका नाम होने लगा माँ बेटी डिजाइन्स। लोग कहते, आजकल की बहुएं तो कुछ खास नहीं करती। शारदा मुस्कुराकर जवाब देती, मेरी बहू ने मुझे दोबारा जिंदा किया है। छोटा शहर था, छोटी बातें थी, लेकिन रिश्ते बड़े हो गए थे। शारदा को अब बहू नहीं, एक साथी मिल गया था। प्रियंका को अब एक सास नहीं, एक मां का आशीर्वाद मिल गया था। और मोहल्ले में एक नई मिसाल बन गई थी, जहां बहुएं सिर्फ रस्में नहीं निभाती, टूटे हुए रिश्तों को भी जोड़ देती हैं। शांता देवी हमेशा एक आदर्श सास बनना चाहती थी, लेकिन जब राजीव की शादी प्रियंका से हुई तो उनका सपना थोड़ा चकनाचूर हो गया। प्रियंका एक कॉर्पोरेट जॉब करने वाली मॉडर्न सोच की लड़की थी, जो साड़ी से ज्यादा जीन्स पहनती थी और रोज मंदिर जाने की बजाय योगा क्लास जाती थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद ही मतभेद उभरने लगे। शांता देवी सुबह जल्दी उठकर पूजा करके हलवा बना रही थी। प्रियंका ऑफिस जाने की जल्दी में थी। आज भी ऑफिस? बहू, थोड़ा घर के काम भी सीखो। माँ जी, मैं ऑफिस से आकर कर लूंगी ना, टाइम थोड़ा कम होता है सुबह। शांता देवी ने बिना कुछ कहे हलवा स्टील के डब्बे में रख दिया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। राजीव दोनों के बीच की दूरी महसूस कर रहा था, लेकिन वो जानता था कि समय ही सबसे बड़ा इलाज है। एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब घर में करवा चौथ आया। प्रियंका ने सोचा, इस बार सास को खुश करने का मौका नहीं गवाएगी। उसने पहली बार साड़ी पहनी, सज धज कर पूजा की तैयारी की और शांता देवी के हाथों से ही सगुन लिया। शांता देवी की आंखों में चमक आ गई। माँ जी, आप बिना आपके हाथ का पानी पिए मैं व्रत नहीं तोड़ूंगी। शांता देवी, जिनके मन में बहू के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, भावुक हो गई। तू मेरी जैसी नहीं है, पर बुरी भी नहीं है। प्रियंका मुस्कुराई और चुपचाप उनके पैर छू लिए। तीसरा ट्विस्ट आया जब प्रियंका को प्रमोशन के लिए मुंबई शिफ्ट होना पड़ा। राजीव भी उसके साथ जाना चाहता था। ये सुनते ही शांता देवी को झटका लगा। उन्होंने पहली बार बहू को रोकने की कोशिश की। अगर तुम दोनों चले गए तो इस घर का क्या होगा? मेरी क्या गलती थी? प्रियंका के लिए ये सबसे मुश्किल फैसला था। उसने सोचा,
एक और मौका देना चाहिए रिश्तों को। एक दिन प्रियंका ने शांता देवी को नाश्ता कराया और उनके पास बैठ गई। माँ जी, क्या मैं यहीं से काम कर सकती हूँ? वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन है, बस आपकी ज़रूरत महसूस होती है, इसलिए नहीं जा रही। तू मेरी बहू नहीं, बेटी है। मैंने कभी तुझे समझने की कोशिश नहीं की, पर आज मैं जान गई, तू ही मेरे बुढ़ापे की ताकत है। रिश्ते वक्त और समझ से बनते हैं। सास और बहू के बीच की दीवार अगर थोड़ा धैर्य और प्यार से गिराई जाए तो एक घर मंदिर बन सकता है। गांव से कुछ ही दूरी पर बसा था एक छोटा सा शहर, आनंदपुर। वहां एक साधारण मगर संस्कारी परिवार में रहती थी सुमित्रा देवी। उम्र लगभग 58 साल, जीवन के उतार चढ़ाव देख चुकी, थोड़ी रूढ़िवादी लेकिन दिल की साफ। उनका एक ही बेटा था, अमित। पढ़ाई के लिए शहर गया और वहीं की एक आत्मनिर्भर पढ़ी लिखी लड़की सीमा से प्रेम कर बैठा। परिवार में हलचल मच गई, पर सुमित्रा देवी ने बेटे की खुशी में अपनी रजामंदी दे दी, एक शर्त पर। शादी के बाद बहू को हमारे रिवाजों के मुताबिक रहना होगा। शादी हो गई, सीमा घर आ गई। नई बहू का पहला दिन। सीमा के लिए सब कुछ नया था, घर, माहौल, रिश्ते और सबसे बड़ा बदलाव, संयुक्त परिवार का अनुशासन। सुमित्रा देवी सुबह 4 बजे उठ जाती। सीमा अगर 5 बजे उठती तो वह कहती, बहू, ये शहर नहीं है, यहाँ बहुएं सूरज से पहले उठती हैं। सीमा चुपचाप सुनती, सीखती। दिन भर वो रसोई, सफाई, कपड़े, पूजा सब संभालती, लेकिन कोई तारीफ नहीं, सिर्फ ताने मिलते। एक बार सास ने रोटियां चक्कर कहा, तुम्हारे मायके में क्या कोई सिखाने वाला नहीं था? सीमा का चेहरा उतर गया, पर उसने शिकायत नहीं की। सीमा कई बार रात को अमित से कहती, मैंने तो सोचा था हम दोनों साथ सपने पूरे करेंगे, यहाँ तो मैं खुद को खो रही हूँ। माँ जी मुझसे हमेशा नाराज क्यों रहती हैं? अमित सच्चा जीवन साथी था, लेकिन माँ के सामने हमेशा कुछ बोल नहीं पाता। सीमा फिर हर दिन कोशिश करती। उसने सास की पसंद की चीजें बनानी शुरू की, सुबह जल्दी उठने लगी, त्योहारों में सबसे आगे रहने लगी। सीमा का सपना था अपना खुद का ब्यूटी पार्लर खोलने का। उसने कॉलेज में कोर्स किया था और एक छोटा कोना चाहती थी जहां वो कुछ नया कर सके। एक दिन साहस जुटाकर माँ जी से कहा, माँ जी, मैं चाहती हूँ कि घर में ही एक कोना मुझे दे दिया जाए जहां मैं ब्यूटी पार्लर खोल सकूं। घर के कामों से फुर्सत के समय में थोड़ा काम कर लूंगी। क्या ये सब सीख कर आई हो? बहुएं घर संभालती हैं, धंधा नहीं चलाती। तुम्हारे पास अब ये सब सोचने का समय नहीं है। सीमा चुप रह गई, लेकिन उस दिन पहली बार उसकी आंखें भर आईं। सास की पुरानी सहेली का आगमन। कुछ महीनों बाद बिमला देवी, सुमित्रा देवी की बचपन की सहेली, गांव से मिलने आईं। सीमा ने अपने हाथों से उनके लिए चाय, स्नान की तैयारी, गरम गरम पकौड़े और स्वादिष्ट हलवा बनाया। बिमला देवी ने चखते ही कहा, अरे वाह, तेरी बहू तो कमाल की है सुमित्रा। क्या पढ़ी लिखी, क्या तमीज, क्या स्वाद। ऐसी बहू सबके नसीब में नहीं होती। सुमित्रा देवी बस मुस्कुरा दी, पर उस रात उन्हें नींद नहीं आई। उन्हें याद आया कि सीमा ने कभी शिकायत नहीं की, जो भी कहा सहा और निभाया। उन्होंने कभी सास को जवाब नहीं दिया, पर सास बनने की हर जिम्मेदारी निभाई। अगली सुबह की नई शुरुआत। सुबह सीमा पूजा कर रही थी, तभी सुमित्रा देवी ने आवाज दी, बहू, वो पार्लर खोलने की बात फिर से सोच ले। मैंने सोच लिया है, तुझे पूरा समर्थन दूंगी। सीमा को यकीन ही नहीं हुआ। धीरे धीरे पास आई, आंखों में आंसू लिए बोली, माँ जी, क्या सच में आप मुझे रोकेंगी नहीं? सुमित्रा देवी ने कहा, नहीं बहू, अब नहीं। तुझे अपना सपना पूरा करना है, मैं तेरे साथ हूँ। बहू नहीं, बेटी समझकर साथ दूंगी। कुछ ही महीनों में सीमा ने घर के एक हिस्से में छोटा सा पार्लर शुरू किया। मोहल्ले की महिलाएं आने लगीं, तारीफें होने लगीं और सबसे ज्यादा सास का सिर गर्व से ऊंचा होने लगा। अब हर किसी की जुबान पर यही था, सुमित्रा जी की बहू तो कमाल की है। सीमा मुस्कुराती थी और सुमित्रा देवी दूर से देखती थी, जैसे कह रही हों, कभी कभी बहुएं हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। मुंबई की एक पॉश सोसाइटी में मेहता परिवार रहता है। बहू अन्वी ने हाल ही में परिवार में कदम रखा है। उसकी शादी अर्जुन मेहता से हुई है, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। शादी के बाद शुरू के कुछ हफ्तों तक सब कुछ ठीक चलता है,
संध्या और अन्वी के बीच औपचारिक रिश्ता था, लेकिन झगड़ा कभी नहीं हुआ। एक दिन अन्वी को अलमारी की सफाई करते हुए एक पुरानी कीमती साड़ी मिलती है। भारी जरी का काम, मगर उसके पल्लू के एक किनारे पर काले धागे से कुछ लिखा था, वापस मत आना। अन्वी चौंक जाती है। जब वो सास से पूछती है कि यह साड़ी किसकी है, तो संध्या बहुत सामान्य ढंग से कहती हैं, अर्जुन की बुआ की थी, उनकी याद में रखी है। लेकिन अन्वी को बात हजम नहीं होती। वो उस साड़ी को ले जाकर अपनी ऑफिस की एक दोस्त, जो फैशन डिजाइनर है, को दिखाती है। दोस्त बताती है कि ये डिजाइन कोलकाता के मशहूर साड़ी हाउस की एक्सक्लूसिव कस्टम साड़ी है, और उस पर जो धागा है वो सिलाई के अंदर छिपा हुआ सीक्रेट मैसेज है, जिसे आम आंखें देख भी नहीं पाती। सस्पेंस शुरू होता है। अन्वी को शक होता है कि कोई राज जरूर है। वो धीरे धीरे संध्या के कमरे में पुराने सामान देखने लगती है। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिलती है, जिसमें कई चिट्ठियां छुपाई गई हैं, एक महिला की लिखी हुई, जो अर्जुन की शादी से पहले की है। इन चिट्ठियों में लिखा है, अगर मैं बच न सकी तो मेरी बहन को बताना कि मैंने अर्जुन से शादी नहीं की। उसकी मां ने मुझे मना किया, वो नहीं चाहती थी कि मैं उनके परिवार में आऊं। नाम था प्रियंका। अन्वी ये नाम अर्जुन से पूछती है और वो चुप हो जाता है। बाद में बताता है कि प्रियंका उसका पहला प्यार थी, लेकिन संध्या को उसकी जात पात पसंद नहीं आई, इसलिए उसने रिश्ता तोड़वा दिया। वी सच्चाई जानने के लिए कोलकाता जाती है। वहां पता चलता है कि प्रियंका जिंदा है, लेकिन मानसिक रूप से अस्थिर हो गई थी। वो अब एक एनजीओ में रह रही है। एनजीओ की हेड अन्वी से कहती हैं, वो बार बार एक ही बात कहती है, मेरी साड़ी मत पहनना वरना वो तुम्हें भी मिटा देगी। अन्वी अब दोराहे पर है। क्या संध्या ने वाकई किसी की जिंदगी तबाह की, या ये सब सिर्फ एक गलतफहमी है? एक दिन अन्वी प्रियंका को संध्या के सामने लाती है, लेकिन प्रियंका संध्या को पहचानती ही नहीं। सच सामने आता है। चिट्ठियां और साड़ी प्रियंका की नहीं, बल्कि संध्या की खुद की बड़ी बहन की थीं, जिसे एक समय परिवार ने घर से निकाल दिया था क्योंकि उसने प्रेम विवाह किया था। प्रियंका और वो बहन दो अलग लोग थीं। संध्या ने बहन के लिए वो साड़ी बचा कर रखी थी, और उसके लिए ही उसने वो चिट्ठियां भी संजो कर रखी थीं, जिन्हें कोई न जाने। अन्वी के शक, खोज और सच्चाई की इस पूरी यात्रा ने अंत में सास बहू के रिश्ते में असली पारदर्शिता ला दी। अब वे दोनों मिलकर एक एनजीओ शुरू करती हैं, ऐसी लड़कियों के लिए जिन्हें उनके परिवार ने ठुकरा दिया। लखनऊ के एक पुराने मोहल्ले में सरोज देवी अपने बेटे राहुल और बहू प्रिया के साथ रहती थी। पति के देहांत के बाद उन्होंने अकेले ही राहुल को पाल पोस कर बड़ा किया। राहुल की शादी प्रिया से हुई, जो एक पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और भावनात्मक लड़की थी। शादी के बाद शुरू के कुछ दिन अच्छे बीते, लेकिन धीरे धीरे सास बहू के रिश्ते में खटास आने लगी। सरोज देवी परंपराओं में विश्वास करती थी, वहीं प्रिया आधुनिक सोच रखती थी। एक दिन सुबह, प्रिया, ये क्या, आज फिर पूजा की थाली तूने बिना तुलसी के बना दी। घर में शुभ नहीं होता ऐसे। माँ जी, तुलसी तो सूख गई है, मैं कल ही नई पौध ले आऊंगी। बस बहाने। हमारी बहुएं तो अंधेरे में भी पूजा का सामान पूरा रखती थी। प्रिया कुछ नहीं बोली, बस आंखों में हल्का पानी भर आया। वो जानती थी कि उसकी हर कोशिश को माँ जी नजरअंदाज कर देती है। राहुल की नौकरी शहर से बाहर थी। वो महीने में बस एक बार ही घर आता था। माँ और पत्नी के बीच की दूरी उसे महसूस होती, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। घर का माहौल ठंडा हो गया था। दोनों एक दूसरे से जरूरी बातें भी बहुत कम करती थी। प्रिया अपने कमरे में अक्सर चुपचाप बैठकर अपनी डायरी में लिखती, आज माँ जी ने बिना वजह डांटा। शायद वो मेरी नहीं, अपनी तन्हाई से लड़ रही हैं। काश वो एक बार प्यार से मेरी बातें सुने, तो शायद मैं भी उनके करीब आ पाऊं। एक दिन अलमारी साफ करते हुए प्रिया को एक पुराना डिब्बा मिला। उसमें सरोज देवी की लिखी चिट्ठियां थीं, जो उन्होंने अपने पति के निधन के बाद लिखी थी। दर्द, अकेलापन और अपने बेटे के लिए चिंता। प्रिया की आंखें भर आईं। माँ जी ने कितनी पीड़ा झेली है, और मैं बस अपनी शिकायतों में उलझी रही। अगले दिन पहली बार प्रिया ने सरोज देवी के लिए उनके पसंद का नाश्ता बनाया, बेसन का चिल्ला और अदरक वाली चाय। प्रिया धीरे से,
मां जी, जरा चखिए, आपकी पसंद का बनाया है। तूने कैसे याद रखा? अब से हर चीज याद रखने की कोशिश करूंगी माँ जी। मांझी के बाद एक लंबा मौन छा गया, जिसमें नफरत नहीं, बस अपनापन था। एक दिन बारिश हो रही थी, बिजली गई थी, घर अंधेरे में डूबा था। प्रिया डरते हुए, माँ जी, मुझे अंधेरे से डर लगता है। मैं हूं ना, डर मत। दोनों एक पल के लिए एक दूसरे की आंखों में देखती रहीं। वहीं भावनाएं जो वर्षों से दब चुकी थीं, बह निकली। माँ जी, मुझे आपकी जरूरत थी, पर मैं समझ नहीं सकी। और मुझे भी, लेकिन मैं अपने पुराने दर्द से बाहर ही नहीं निकल सकी। अब सुबहें बदल गई थीं। प्रिया हर पूजा में माँ जी को साथ बिठाती। सरोज देवी प्रिया के बनाए पिज्जा को बिना नाक भौं से कोड़े खाती। दोनों मिलकर शाम की चाय पीती, एक दूसरे की बातें सुनती। एक दिन राहुल वापस आया और माँ बेटी को रसोई में हंसते देखा। राहुल, अरे यह चमत्कार कब हुआ? जब हमने एक दूसरे की मौन की आवाज सुनी बेटा, तब से चमत्कार ही चमत्कार है। हर रिश्ता समझ की डोर पर टिका होता है। कभी कभी हम शब्दों में नहीं, खामोशियों में भी रिश्ते गढ़ सकते हैं। सरोज और प्रिया ने समय रहते एक दूसरे के दिल की आवाज सुनी और उनके रिश्ते ने नया रंग पकड़ लिया। यह कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले मेहनती किसान श्यामलाल की, जो अपनी कठिन मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में जाना जाता है। श्यामलाल के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन सूखा पड़ने के कारण उसकी फसल खराब हो जाती थी। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी पत्नी राधा हमेशा उसका हौसला बढ़ाती और उसके दोस्त माधव हर मुश्किल में उसका साथ देते। दोनों मिलकर उसके खेत में काम करते और उसे समझाते कि एक दिन उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। एक दिन श्यामलाल अपने खेतों में हल जोत रहा था। प्यास लगने के कारण वह पास के कुएं में पानी लेने गया तो पास के जंगल में कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज ऐसी थी जैसे कोई उसे बुला रहा हो। पहले तो श्यामलाल ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन आवाज लगातार बढ़ती गई। तालाब के किनारे पहुंचकर श्यामलाल को कुछ अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। वह जब पानी लेने के लिए झुका तो तालाब के पानी से एक बुलबुला उठा और उसमें एक रहस्यमय चेहरा उभर आया और बोला, हे श्यामलाल, मैं इस तालाब का रक्षक हूँ। जो भी मेहनती और सच्चा इंसान यहाँ आता है, उसे मैं आशीर्वाद देता हूँ। तुमने मेहनत और ईमानदारी से मेरा दिल जीत लिया। श्यामलाल यह सब सुनकर हैरान रह गया। उसने रक्षक से पूछा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? रक्षक ने कहा, तुम इस तालाब से पानी ले सकते हो, लेकिन ध्यान रहे, इस पानी का उपयोग केवल परोपकार और ईमानदारी के लिए करना। यदि तुमने लालच किया तो यह तालाब तुम्हें बर्बाद कर देगा। श्यामलाल ने तालाब से थोड़ा पानी लिया और अपने खेत में डाल दिया। आश्चर्यजनक रूप से उसकी सूखी जमीन रातों रात हरी भरी हो गई। यह बात जब माधव को पता चली तो श्यामलाल ने उसे सलाह दी कि इस रहस्य का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। श्यामलाल की फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरा गांव हैरान हो गया। धीरे धीरे उसकी मेहनत और परोपकार की गाथा दूर दूर तक फैल गई, लेकिन उसकी सफलता देखकर कुछ लालची लोग उस पर जलने लगे। गांव के दो जमींदार बलराम और दीपक लाल श्यामलाल की बढ़ती प्रसिद्धि पर चिढ़ने लगे। उन्होंने सोचा कि श्यामलाल के हरे भरे खेतों के पीछे कोई तो रहस्य जरूर होगा। उन्होंने श्यामलाल का पीछा किया और तालाब का रहस्य जान लिया। एक रात बलराम और दीपक लाल ने तालाब का सारा पानी चुराने की योजना बनाई और वे तालाब के पास पहुंचे। तभी वहां श्यामलाल और उसका दोस्त माधव आ गए। श्यामलाल ने देखा कि बलराम और दीपक लाल के लालच के कारण तालाब का रक्षक उन्हें पानी में डुबो रहा है। श्यामलाल ने रक्षक से माफी मांगी और कहा, यहां कोई फिर लालची वापस नहीं आएगा। श्यामलाल के कहने पर रक्षक ने उन दोनों को छोड़ दिया और कहा, श्यामलाल, तुम्हारी सच्चाई ने मुझे प्रभावित कर दिया है, लेकिन ध्यान रखना, इस पानी का दुरुपयोग हुआ तो मैं वापस आऊंगा। ऐसा बोलकर रक्षक वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद श्यामलाल ने गांव के अन्य किसानों को भी तालाब का पानी इस्तेमाल करने की अनुमति दी,
लेकिन यह नियम बनाया कि इसका उपयोग केवल मेहनत और परोपकार के लिए होगा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शहर में आकाश नाम का एक ठेले वाला रहता था। आकाश का ठेला शहर के सबसे व्यस्त बाजार में खड़ा होता था और उसकी पाव भाजी का स्वाद पूरे शहर में मशहूर था। लेकिन एक रहस्य था जिसे आकाश के अलावा कोई नहीं जानता था। आकाश का ठेला छोटा सा था, लेकिन वो उसे हमेशा साफ और आकर्षक रखता था। उसकी पाव भाजी का स्वाद बहुत ही खास था। ये लोग कहते थे कि वो पाव भाजी में कोई ऐसा मसाला डालता है जो किसी और के पास नहीं होता। लेकिन क्या सच में वो कोई जादुई मसाला था, या फिर आकाश के पास कोई अनोखी तरकीब थी? आकाश का दोस्त रोहन, जो खुद भी एक शेफ था, कई बार उसकी पाव भाजी खाने आता था, लेकिन वो कभी समझ नहीं पाया कि आकाश अपनी पाव भाजी में ऐसा कौन सा राज छुपाता है। रोहन को हमेशा लगता था कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन आकाश के प्रति सम्मान के कारण वो कभी कुछ पूछ नहीं सका। एक दिन बाजार में एक अजनबी व्यक्ति आया। देखने में वो एक व्यापारी जैसा लग रहा था और उसकी आंखों में एक गहरी चालाकी छुपी हुई थी। उसने आकाश की पाव भाजी खाई और तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारी पाव भाजी बहुत स्वादिष्ट है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे होटल के लिए पाव भाजी बनाओ। तुम्हारी मेहनत और ये स्वाद तुम्हें बड़ा व्यापारी बना सकता है। आकाश को यह प्रस्ताव सुनकर थोड़ी उलझन हुई। उसने पहले कभी किसी होटल के मालिक से ऐसा प्रस्ताव नहीं सुना था। उसने इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने का मन बना लिया, लेकिन उस आदमी ने उसे एक और लालच दिया। आकाश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जानता था कि ये मसाले की रेसिपी उसकी माँ ने उसे सिखाई थी, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। ये उसके परिवार की धरोहर थी और वो इसे किसी और को नहीं देना चाहता था। पर उस अजनबी आदमी के प्रस्ताव ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। आकाश ने सीधे जवाब देने की बजाय कुछ दिन का समय मांगा। वो अपने ठेले के पीछे बैठकर गहराई से सोचने लगा। उसके दिमाग में विचार आया, एंड क्या ये आदमी मेरी पाव भाजी के असली रहस्य को जानकर मुझे धोखा दे सकता है और मेरी पहचान छीन सकता है? अगले कुछ दिनों में आकाश ने कुछ अलग करने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि वो अपने मसाले की रेसिपी बदल देगा। लेकिन फिर उसे एक और विचार आया। उसने शहर के सबसे अच्छे मसाला व्यापारी से संपर्क किया और बताया कि उसे एक खास तरह का नकली मसाला तैयार करवाना है। इस बार आकाश ने तय किया कि वो उस आदमी को असली मसाला देने की बजाय नकली मसाला देगा और देखेगा कि क्या वो सच में उसकी पाव भाजी की असली पहचान जानता है कि नहीं। कुछ दिनों बाद वो अजनबी व्यक्ति फिर से आकाश के पास आया और उससे मसाला मांगने लगा। आकाश ने उसे वो नकली मसाला दे दिया जिसे उसने उसी दिन तैयार करवाया था। वो आदमी वो मसाला लेकर खुशी खुशी वहां से चला गया। लेकिन जब उसने अपने होटल में वही पाव भाजी बनाने की कोशिश की तो स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं था। लोग उसकी पाव भाजी को नापसंद करने लगे। आखिरकार आकाश ने साबित कर दिया कि उसके स्वाद का राज सिर्फ मसाले में नहीं, बल्कि उसकी मेहनत, सच्चाई और माँ के प्यार से सीखी गई विधि में था।